Hello everyone, this is Ankita Chopra and I welcome you to this new mapping series called as Go Map Pro. So बिल्कुल आप बिल्कुल प्रो होने वाले हो मैप में, है ना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ इसलिए भी होने वाली है क्योंकि ये आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। कैसे बूस्ट करेगी? देखो, अभी आपको बहुत अच्छे से पता है कि ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट के बेसिक्स आई एम अज्यूमिंग कि अब आपको आ गए हैं अच्छे से, ठीक है। सो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट इज सॉर्टेड। अगर आपके ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट सॉर्टेड है, इसका मतलब मैप का काफ़ी सिग्निफिकेंट फाउंडेशन जो है वो आपका रेडी हो चुका है। अभी आपको एक्चुअल में उस पर बिल्ड करना है, ठीक है। सो आपकी मैपिंग के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार आपकी मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में से यूज़ कर सकते हो। लाइक IR में यूज़ कर सकते हो, इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हो, ज्योग्राफी में तो करोगे ही, ठीक है। करंट अफेयर्स, कन्फ्लिक्ट वगैरह में, हिस्टोरिकल प्लेसेस में, इन सब चीज़ों में आप क्या करोगे? मैपिंग को यूज़ करोगे। सो गिवन द ट्रेंड, जब हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं ना, तो एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। बिकॉज 10 ईयर्स में अराउंड 97 to 100 क्वेश्चन आए थे और वो भी मैंने बहुत कंजर्वेटिव लिया हुआ है, ठीक है। देयर वेर मैनी क्वेश्चन जहाँ पे लोकेशन बेस्ड थे, बट सिंस वो ज्योग्राफी या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड थे, इसलिए मैंने उसका पार्ट नहीं समझा। लेकिन ये क्वेश्चन शॉर्ट ऐसे थे जहाँ पे आपकी मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन 2025 में देखो अराउंड 8, 24 में 13 to 15, 23 में देन आपका 13, 22 में देन आपका 12 to 13, 21 में 6 to 7 एंड 20 में आपका 10 to 11 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम मैपिंग, ठीक है। सो नाउ यू कैन मेक दिस कंक्लूजन और यू कैन अराइव एट दिस कंक्लूजन दैट 10+ क्वेश्चन एवरी ईयर दे आर आस्किंग। 10+ का मतलब क्या होता है? 20 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगर आप 80% भी सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 16 मार्क्स आप इजीली मैपिंग से स्कोर कर सकते हो। तो इसमें बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो अगर मैं बात करूँ अगर अदर सब्जेक्ट्स के हिसाब से, तो इसका बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो काफ़ी फेवरेबल है, ठीक है। सो हियर आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी अदर सब्जेक्ट जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। मेरा बस पॉइंट यह है कि कैसे भी करके आपके मार्क्स इंप्रूव हों, आपके मार्क्स इंक्रीज हों और आप कट ऑफ से बहुत अच्छा मार्जिन के साथ में आप क्या करो? कट ऑफ क्लियर करो, ठीक है। सो ये मैपिंग के क्वेश्चंस, अच्छा एक और इसका बेनिफिट होता है, देखो कि ये ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर आपको मैपिंग आती है ना तो आप 10 to 15 सेकेंड में क्वेश्चन को सही कर दोगे, ठीक है। और देयर आर मैनी क्वेश्चंस इन एग्जाम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है एंड दोज क्वेश्चंस आर टाइम कंज्यूमिंग। सो एक्चुअली जस्ट अ मिनट, सो एक्चुअली यू नीड टू, आपको क्या करना है? आपको टाइम सेव करना है इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे एग्जैक्टली आपको बहुत सारे मेथड्स लगाने हैं, आपको सोचना है, लॉजिकल थिंकिंग लगानी है, गेस वर्क करना है, ठीक है। सो अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ से जल्दी जल्दी शॉर्ट आपके सॉल्व हो रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है? जो सोचने वाले क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास में टाइम बचेगा। आप जनरली बच्चों से सुनते होगे, आपने भी एग्जाम दिया होगा तो आपको ये पता चला होगा कि भाई 2 घंटे कैसे निकलते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। तो मेरा हमेशा से बेसिक फंडा ये है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उसको सबसे पहले टारगेट करो, ठीक है। एकदम इनिशियल पार्ट में आपको वो सारे खत्म करने हैं ताकि सोचने वाले क्वेश्चंस के लिए आपके पास समय रहे और आप बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाओ विदाउट कमिंग अंडर एनी टाइप ऑफ लाइक प्रेशर, ठीक है, कि आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी करना है, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। सो डेडिकेटेड कोर्स का रीज़न क्या था? कि भाई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। एक और बात थी कि जितने भी मैंने मटेरियल मार्केट में देखे उसमें या तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है और दूसरी चीज़ अगर वीडियो रिसोर्सेज भी है तो या तो आपको वो बहुत 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 लंबे मिल रहे हैं कि 30-35 आपके लेक्चर्स मिल रहे हैं या तो फिर 4-5 लेक्चर्स में वो समराइज़ कर रहे हैं। सो हियर व्हाट आई एम प्लानिंग, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का आप सबको पता भी है कि मैं इनफ पढ़ाऊँगी, इनफ कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और इनफ और उतना ज़्यादा भी नहीं कि आपको बिल्कुल रश करना पड़े। सो इस कोर्स को आप कैसे यूज़ करने वाले हो वो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात जो है ये आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं, ठीक है। अब बेनिफिट की बात करो, जब आपने अपना एक पर्टिकुलर टाइम इस कोर्स में लगाया, ठीक है, सो आप इसके बेनिफिट भी तो देखोगे। तो भाई बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आप मल्टीपल सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नंबर 1। नंबर 2, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये जो थिंकिंग वाला भी है इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लोकेशन बेस्ड होंगे और वहाँ पे आप लॉजिकल थिंकिंग लगा पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज फ्रॉम द मैपिंग पार्ट, ठीक है। सो इंटेलिजेंट गेस के लिए आपको क्या करेगा? ये सब्जेक्ट हेल्प करने वाला है, ये पार्ट, ये सेशन आपको हेल्प करने वाला है। इट विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये मैंने पहले भी बताया। एफिशिएंट रिवीजन, अगर आपकी मैपिंग अच्छी है ना इसका मतलब पिक्टोग्राफिक मेमोरी अच्छी है। पिक्टोग्राफिक मेमोरी अच्छी है इसका मतलब कि आपकी विजुअल मेमोरी अच्छी होगी। विजुअल मेमोरी अच्छी का मतलब क्या होगा? आप बेटर रिवीजन कर पाओगे। अगर बेटर रिवीजन होगा तो बेटर
कंसोलिडेशन होगा, बेटर कंसोलिडेशन होगा, तो फास्टर रिकॉल आप कर पाओगे. सो अगेन आप यहाँ पे टाइम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आप उसे सेव कर रहे हो. एंड ट्रस्ट मी माई स्टूडेंट्स, एग्जाम में इट इज़ नॉट अबाउट द नॉलेज, इट इज़ अबाउट द टाइम. ठीक है, द प्रेशर कंडीशन एंड योर माइंड सेट. ठीक है, अगर आपको मैं सेम 100 क्वेश्चन 4 घंटे में सॉल्व करने बोलूँ ना, आप में से बहुत सारे लोग सॉल्व कर लोगे, जो सीरियसली पढ़ाई किया है वो सारे के सारे इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, बट 4 घंटे में कर पाओगे. सो गिवन दैट टाइम फ्रेम 2 घंटे के अंदर, जहाँ पे इन्विजिलेटर आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, लोग इन द सेंस इन्विजिलेटर्स. ठीक है, सो उन सब सिचुएशन के बाद में आपके पास हार्डली, मतलब 10-15 मिनट तो वहाँ से हटा दो, सो 1 आवर 40 मिनट बच रहा है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं. सो योर एफिशिएंसी नीड्स टू बी वेरी हाई. और ये जो सब्जेक्ट है ये आपको हेल्प करने वाला है. दैट इज़ वाई दिस सब्जेक्ट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं स्कोप की. सो क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं. देखो, बेसिक्स कवर करेंगे, वर्ल्ड प्लस इंडिया की मैपिंग में आपको कवर करवाऊंगी डिटेल में. इसके साथ में मैं करंट अफेयर का इंटीग्रेशन कराऊंगी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पिलर्स, लाइक ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या क्या था, कहाँ पे आपके अर्थक्वेक आया, कहाँ पे सुनामी आया. ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कहाँ पे क्या आपकी यू कैन से लैंड फॉर्म, नॉट लैंड फॉर्म, लाइफ फॉर्म्स वगैरह कैसे हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कोई नया हेरिटेज साइट वगैरह ऐड हुआ क्या, क्लाइमेट चेंज के विद रिस्पेक्ट में क्या कोई आपकी सी जो है वो आपकी क्या उसका साइज़ कम हो रहा है, क्या कहीं पर मीन सी लेवल राइज ज़्यादा हो रहा है, कौन कौन से लोकेशंस हैं, वॉर एंड डिस्प्यूट्स डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में, इवन गवर्नमेंट के बीच में, लाइक फ्रॉम लास्ट 2 years वी हैव बीन सीइंग ऑल दोस टाइप ऑफ वॉर लाइक कंडीशंस. ठीक है, इस साल तो कितने सारे हो गए ऐसे. ठीक है, सो बी इट इंडिया पाकिस्तान, बी इट यूएसए एंड ईरान, बी इट इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन. ठीक है, बी इट रशिया वर्सेस यूक्रेन. तो ये सारी चीज़ें आपको मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग से बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी कि आपको पता चलेगा कि भाई हो क्यों रहा है, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. हिस्टोरिकल प्लेसेस मैं कवर कराऊंगी एंड आईआर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाली हूँ. तो ये आपका स्कोप है मैपिंग का. अब बात करते हैं अप्रोच की. तो देखो, सबसे पहली बात, अप्रोच में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी के साथ में. मैं एक एक कॉन्टिनेंट पिक करूंगी, लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑफ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ों को मैं क्या करने वाली हूँ, कॉन्टिनेंट वाइज पिक करूंगी, और उसके बाद में होलसम इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कॉन्टिनेंट मैं आपको दे दूंगी. ठीक है, सो ये आपकी बेस बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी. आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेटू कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें. लेकिन जब आप रिविजन करोगे तो आप ऐसा रिविजन नहीं करोगे, आपको थीम वाइज रिविजन करना है एंड एक्टिव रिविजन आपको यहाँ पर करना है. कि जब आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, अब आपको थीम वाइज करना है. नॉर्थ अमेरिका देखा, अच्छा ब्रूक्स रेंज है, यहाँ पे रॉकीज़ है, यहाँ पे अलास्का रेंज है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको एपेलेशियन है. ठीक है, जैसे आपको साउथ अमेरिका में आप आया, आप बोलोगे यहाँ पे एंडीज़ है, गेटिंग माई पॉइंट, एल्प्स, उसके बाद हिमालयाज, ये सारी चीज़ें. तो ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, रिवीजन में आप थीम वाइज करोगे. थीम में कैसे, माउंटेन्स हो गए आपके. ठीक है, लाइक माउंटेन हो गए, प्लेटू हो गए, रिवर्स हो गए. ठीक है, सो ये सारी वॉल्केनोस, वॉल्केनिक आइलैंड हो गए, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, रिवीजन में आप यूज़ करोगे थीम वाइज मेथड. ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. स्टार्ट ऐसे मत करना कि आप थीम वाइज स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप बार बार मैप टू मैप घूम रहे होगे. अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये आपका वर्ल्ड मैप है, अगर मैं थीम वाइज करवाऊँ कि पहले आप यहाँ आए, फिर यहाँ हो गए माउंटेन, सपोज माउंटेन करवा रहे हैं, माउंटेन आप यहाँ देखोगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो आप ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो. और मेरा होल जो पर्पस है वो आपकी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज बनाना है. ठीक है, सो मैं नॉर्थ अमेरिका पिक करूंगी, आपको सारी चीज़ें डिटेल, ऑफ कोर्स माउंटेन में एक बार में मैं आपको माउंटेन बताऊंगी, प्लेटूज़ में एक बार में प्लेटूज़ बताऊंगी, बेस, गल्फ. ठीक है, ओशन करेंट्स, बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. देन आई विल कम टू साउथ अमेरिका. जब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका हो जाएगा तब हम लोग लैटिन अमेरिका में आएंगे, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उसके बाद में गल्फ रीजन. ठीक है, मिडिल ईस्ट हम लोग कवर करेंगे, इंडोनेशिया वाला पार्ट कवर करेंगे, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इसे कवर करेंगे. सो कॉन्टिनेंट जो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कॉन्टिनेंट वाइज होगा, और रिवीजन आपका थीमेटिक होगा. ये इस तरीके से आपको करना है. थर्ड, सॉल्व PYQs हम लोग देखेंगे कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, निमोनिक्स कैसे बनाना है. लाइक सपोज एक सी है, ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, कैस्पियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है. ठीक है, तो अरे क्यू जैसा आपका जो वो होता है ना, अरे क्यू मैंने आपको निमोनिक बताया था. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ट्रैप आइडेंटिफिकेशन. क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे होगे ना मैपिंग, तो आपको ट्रैप समझ में आने लग जाएंगे कि भाई ये जो वॉसेस माउंटेन था ये तो ब्लॉक माउंटेन था, इसने क्यों फोल माउंटेन लिखा. मैच द पेयर में PYQ में क्वेश्चन आया है ना, तो आप ट्रैप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अच्छा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इसने ऐसा घुमाया है, तो हो सकता है अगले में भी इसने क्या किया, इंटरचेंज किया है.
ठीक है, रीजन वर्स टाइप ऑफ माउंटेन वर्सेस गिवन पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर माउंटेन। ठीक है, सो हो सकता है ये फोल्ड को ब्लॉक लिख रहा है, ब्लॉक को फोल्ड लिख रहा है, मतलब कि जो माउंटेन फोल्ड माउंटेन है उसे ये ब्लॉक माउंटेन मेंशन कर रहा है एग्जामिनर, एंड जो ब्लॉक माउंटेन है उसे फोल्ड माउंटेन का डेजिग्नेशन दे रहा है। तो आप ट्रैप आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका अप्रोच हो गया ओवरऑल। कॉन्टिनेंट वाइज, ऑफकोर्स कॉन्टिनेंट वाइज, थीम वाइज ये आपका कहाँ पे जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। एज फार एज इंडियन ज्योग्राफी इज कंसर्न, फर्स्टली विल स्टार्ट विद बॉर्डरिंग कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर अटैच हो रहे हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्टेट्स, इवन स्टेट्स के बीच में भी कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं, कौन से लैंड लॉक्ड हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। माउंटेन रेंजेस डिटेल में करेंगे, हिमालयाज, पीक्स, रेंजेस, और जैसे हिमालयाज है तो हिमालयन स्टेट कौन कौन से हैं। सो इसमें काफ़ी सारी आपकी ज्योग्राफी की रिविजन होगी, बट ये बहुत ज़्यादा लोकेशन फोकस्ड होगा ये। ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कितने स्टेट्स वेस्टर्न घाट से जाते हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है, कौन सी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, देन रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज एंड देयर कैचमेंट एरिया। एक गेंजेस रिवर है वो कितने सारे स्टेट्स को कवर कर रही है, रिवर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बने हैं, डैम्स, रिजर्वायर, वाटरफॉल, प्रोटेक्टेड एरिया, सॉइल टाइप कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में कैसी कैसी सॉइल आपको मिलेगी, क्या रीज़न है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल का। ठीक है, सो यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में लोकेशन अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन कौन से एग्री प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टेट्स, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। ठीक है, सो ये सारे हम लोग मैप के थ्रू करेंगे। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे आपको लिथियम मिल रहा है, कहाँ पे गोल्ड मिल रहा है, कहाँ पे जिंक मिल रहा है, कहाँ पे माइका मिल रहा है, तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली हिस्टोरिकल साइट्स एंड करंट अफेयर्स जो भी इंडिया में रहेगा, सपोज कोई न्यू रामसार साइट्स अभी ऐड हुए। ठीक है, अगर आपकी हेरिटेज साइट्स वगैरह है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स अगर कुछ ऐड हो रही है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ में कवर होने वाली है। तो टिल नाउ आई होप आई एम वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली हमारा एजेंडा क्या है। अच्छा, इन क्लासेस को आपको यूज़ कैसे करना है, तो देखो डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे, आपके पास में टाइम कैसा और आप इसे प्रायोरिटी कैसे देते हो। मैं सजेस्ट ये करूँगी कि मैपिंग को ना थोड़ा सा लाइट मूड में पढ़ना, तो उससे रिटेंशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लाइट मूड से मतलब क्या है कि आप डेली अगर लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप उसको दो। ठीक है, सो उससे क्या हो जाएगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्लॉट बना रहा हूँ, बट आपका एट द सेम टाइम मैपिंग भी हर दिन होता रहेगा। ठीक है, सो सोने के पहले 15 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी आपका टाइम अलाउ करे आप वैसे करके देखोगे। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, मैं आपको वीक में 3 वीडियोज़ दूंगी। ठीक है, 3 वीडियोज़ ऑफ अराउंड 1.5 to 2 आवर्स के आसपास का वीडियो होगा ये। ठीक है, डिपेंड्स कि आपकी कैपेसिटी कैसी होगी, मुझे टेलीग्राम में एक बार बता देना, उसके हिसाब से हम लोग टाइमिंग भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगी, आपको इसे ख़त्म करना है। ठीक है, एक हफ्ते में। इसके बाद में जितनी बार मैं आपको जो जो लेक्चर्स दे रही हूँ उसे आपको बार बार रिवाइज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देन अपने लेवल पे एक बार PYQ सॉल्व करके देखना, भाई आपको भी तो पता होना चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सही है भी कि नहीं है, और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी मैपिंग में हेल्प करने वाली हैं, और इस तरीके से आपको मैपिंग को अप्रोच करना है। ठीक है, सो आई होप मैंने अभी आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये कोर्स कैसा है, क्या आप करने वाले हो, क्या बेनिफिट है। 20+ मार्क्स का आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। PYQ से हम लोग इंस्पिरेशन लेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन ट्रिक्स, कंसेप्ट मैप्स, हाई वेटेज टॉपिक्स। ऑफकोर्स देखो थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हैं, लैक्स ऑफ आइलैंड्स है वर्ल्ड में, अब क्या बैठ के हम सब कुछ कवर करेंगे? ऑफकोर्स नो। ठीक है, सो जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, भाई मुझे पता है वेस्ट एशिया से क्वेश्चन बनते हैं, मुझे पता है भाई कि आपकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मुझे पता है मेडिटेरेनियन रीजन से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरा फोकस वहाँ पे ज़्यादा होगा। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी चीज़ें इग्नोर करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो हम कवर करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें ज़्यादा फोकस देना है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो ट्रेंड के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। इसके बाद में कवरेज मैंने आपको बता दिया, माउंटेन, स्टेट्स, डेजर्ट, रिवर, ओशन करंट, कॉन्टिनेंट्स, प्लेसेस इन न्यूज़, करंट अफेयर मैपिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी। सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स आई वांटेड टू डिस्कस। सो बेसिकली 3 थिंग्स आई हैड प्रॉमिस्ड। फर्स्ट आई सेड दैट आई विल बी डूइंग द मैपिंग। ठीक है, आई विल टीच ऑल ऑफ यू मैपिंग फ्रॉम बेसिक जस्ट अ मिनट, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एज वेल। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो मैंने आपसे कही थी वो थी आपकी ज्योग्राफी, एंड थर्ड जो था वो आपका था इन्वायरमेंट। इनका क्या, इनके शॉर्ट वीडियोस आई विल बी शेयरिंग। ठीक है, ये जो शॉर्ट वीडियोस होंगी इनकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स होने वाली है एट मैक्स। ठीक है, एंड हियर वी विल बी कवरिंग द मोस्ट
we will be covering the most relevant topic with respect to UPSC prelims examination. So relevant topics जो जिनकी basics important है, like species वगैरह हो गए, कुछ important concept of geography है जिससे आपका quick revision हो पाए, ठीक है, consolidation के लिए भी आपको help करेगा. So ये 3 चीज़ें मैंने आपसे promise की हुई थी, ठीक है. मैंने आपको मैपिंग के बारे में बता दिया कि मैं कैसे आपको मैपिंग पढ़ाने वाली हूँ. नाउ लेट्स डिस्कस द फीस स्ट्रक्चर, ठीक है. इफ़ यू सी द वैल्यू ऑफ दिस 3 थिंग्स, ये जो इसकी तीनों चीज़ की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है मार्केट में. आपको पता है क्रैश कोर्सेज के रेट कैसे चल रहे हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट देखो बात यह है कि ये इनके रेट्स बहुत ज़्यादा अभी हाई हैं, ठीक है. बट व्हाट आई वांट 2 थिंग्स फॉर माई स्टूडेंट. नंबर 1, दैट वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग इट शुड बी वेरी अफोर्डेबल, ठीक है. एंड नंबर 2, आई वॉन्ट ओनली सीरियस डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस आई हैव अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट what I'll be doing, that I will be charging absolutely no fee for these 2 revision things, geography and environment का. As far as mapping is concerned, the type of content I will be providing, my teaching method, you know, it's not just unilateral और बिल्कुल एक डायरेक्शन में जाता हुआ टीचिंग, ऐसी नहीं है. मुझे आपको चीज़ें याद करवानी है. सो गिवन माई क्रेडिबिलिटी एंड एवरीथिंग, देखो जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है उसका जो रेट है वो तो अभी मार्केट में 3500 के आसपास है, ठीक है. बट सिंस आई सेड दैट माई फोकस इज अफोर्डेबिलिटी फॉर ऑल एंड सीरियस कैंडिडेट्स मुझे चाहिए, तो मैं इसे फ्री भी नहीं करना चाहती. इससे क्या हो जाएगी, आपकी इस कोर्स की वैल्यू कुछ नहीं बच जाएगी, ठीक है. सो अगर आप बिल्कुल एक छोटा सा अमाउंट अगर पे करो तो एक आपके साइड से भी अकाउंटेबिलिटी सेट होती है कि आपको ये कोर्स करना है सिंस आपने पैसे लगाए हुए हैं. और मेरे लिए भी ये कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर अपने स्टूडेंट्स से अगर मैं चार्ज कर रही हूँ तो मुझे भी अपना काम बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, टाइमली कंप्लीट करना है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स, देखो 3500 तो करने का सवाल नहीं उठता. दिस आई एम नॉट गोइंग टू डू, ठीक है. वॉट आई हैव डिसाइडेड टू डू इट at very affordable rate, 999 rupees only, ठीक है. सो अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस, मैं आपको 15+ क्लासेस दे रही हूँ. 15+ क्लासेस का आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि पर क्लासेस आपको कितने पढ़ रहे हैं. सिर्फ 999 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और रेस्ट ऑफ दिस 2 थिंग्स, जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट के शॉर्ट वीडियोज़ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है. सो आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट टू गेट एनरोल्ड इन टू दिस मैपिंग कोर्स एंड ऑल्सो डू वॉच दिस जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट के शॉर्ट वीडियोज़, ठीक है. दिस इज़ माई गारंटी कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, स्कोर बूस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर. सो डू जॉइन द कोर्स, ठीक है. एंड दिस इज़ द डेमो वीडियो, आपको पता भी चल जाएगा आगे चीज़ें कैसे कैसे हम कवर करने वाले हैं. सो इट विल बिकम वेरी ईजी. नाउ क्विकली कम बैक टू द मेन क्लास ऑफ टुडे. तो अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था और अभी मैं आपको मेन चीज़ें जो हैं वो बताने वाली हूँ. सो देखो यहाँ पर जब बात करती हूँ आपकी मैप की, जब भी आप कोई मैप देखते हो तो सबसे पहली चीज़ें आपके माइंड में क्या आनी चाहिए. सबसे पहली चीज़ें आप देखोगे मेजर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. आपको ये देखना है कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन इस पर्टिकुलर जगह से होकर के जा रही है या नहीं जा रही है. एक रफ़ आइडिया लगाओगे आप. एक रफ़ आइडिया आपको होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका कितने से कितने लैटिट्यूड में है, ठीक है. न्यूजीलैंड का लैटिट्यूड क्या है. सो जैसे ही आपको लैटिट्यूड का आइडिया लग जाता है, उसके बाद में क्विकली आप क्या कर सकते हो, आपको एक थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट, टेम्परेचर, फॉरेस्ट कैसे होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैटिट्यूड. तो जब भी आप मैप करोगे तो सबसे पहला काम है आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखोगे और खोजोगे इन सब सारी चीज़ों को. बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जहाँ पे एग्जामिनर पूछता है कि इक्वेटर से होती हुई कौन कौन सी इक्वेटर जो है वो कौन कौन से कंट्रीज से होते हुए पास हो रही होती है. प्राइम मेरिडियन, सेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के केस में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, राइट. सो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. सेकंड, रफ आइडिया अबाउट क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये भी मैंने आपको बता दिया. थर्ड, मैंने कहा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जैसे आप लॉन्गिट्यूड देखोगे आपको टाइम जोन का एक आइडिया लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री का एक्सपेंस कितना है, ठीक है. सो द एक्सपेंस ऑफ अ कंट्री विल डिसाइड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस विल डिसाइड द टाइम जोन्स, ठीक है. सो अगर आपका 45 डिग्री का एक्सपेंस है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का एक टाइम जोन होता है, तो 3 टाइम जोन्स वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं. तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोन्स.
इसके बाद जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्रीज, ठीक है, लाइक कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है, कौन सी सबसे छोटी कंट्री है, कौन सी लैंड लॉक्ड है, ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको देखना है। देन मेजर माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, ग्रासलैंड। तो जब भी आप मैप को देखते हो, सपोज आपने नॉर्थ अमेरिका पिक किया, साउथ अमेरिका पिक किया, यूरोप, एशिया, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, तो सबसे पहले आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखोगे, उसके बाद आप एक रफ आइडिया लगाओगे क्लाइमेट, टेम्परेचर, फॉरेस्ट का। ये आपको कैसे हेल्प होगा, ये जोग्राफी एंड एनवायरमेंट के अंडरस्टैंडिंग से हेल्प होगा। टाइम जोन आपको पता चल जाएगा, लॉन्गिट्यूड देखोगे तो आपको टाइम जोन का आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे कैसा चल रहा है। जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद में आप देखोगे उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में मेजर माउंटेन कौन से हैं, मेजर प्लेटूज कौन से हैं, प्लेन्स कैसे हैं, ग्रासलैंड कैसे हैं, रिवर बेसिन कैसी है, स्ट्रेट, इस्थमस, ये सारी चीज़ें आप उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में देखना शुरू करोगे, ठीक है। उसके बाद रिवर, ट्रिब्यूटरीज, मैंने कहा रिवर जब भी पढ़ते हो तो हमेशा जोग्राफी में भी मैंने आपको बताया था कि रिवर्स में ओरिजिन और माउथ, ओरिजिन का मतलब रिवर कहाँ से शुरू हो रही है, माउथ ऑफ द रिवर मतलब कि द प्लेस वेयर इट इज़ गेटिंग एम्प्टीड इनटू द ओशन और सी, ठीक है। सो माउथ ऑफ द रिवर जहाँ पे वो एम्प्टी हो रही है, लैंड को छोड़ रही है, और ओरिजिन जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, ये दोनों चीज़ें देखनी है। मेजर वाटरफॉल्स भी देखने हैं, ये ग्लोबल लेवल पे भी क्वेश्चन आता है, और इंडिया में तो ऑफकोर्स वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेस, ब्लाइट, गल्फ, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको देखनी है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है, सी, लेक्स, आपको देखना है कि सपोज एक कॉन्टिनेंट है, आपने नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका आपने देखा हुआ है, जैसे आज मैं आपको साउथ अमेरिका करवाने वाली हूँ, ठीक है। सो भाई ओशन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सीज इससे सराउंडिंग है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन से इस्थमस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो सबसे पहले आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखोगे, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका को देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि ट्रॉपिक इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जा रही है ना। सो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जो है वो साउथ अमेरिका से होकर के पास हो रही है, तो ये आपको आइडिया लग गया। आप जब लॉन्गिट्यूड देखोगे तो आपको टाइम जोन के बारे में पता चल जाएगा कि भाई एग्जैक्टली कितने टाइम जोन में ये पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट डिवाइडेड है, ठीक है। इसके बाद में आप जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो यहाँ पे समहाउ आपको रेन फॉरेस्ट जैसे कंडीशन मिलने वाली है। याद आ रहा है, इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ आपकी क्या होती है, ट्रेड विंड्स होती है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। किस एरिया में ज़्यादा होगा, जहाँ पे ऑन शोर विंड है वहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे ऑफ शोर है यहाँ पे डेजर्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोरिलेट करते चले जाओगे, ठीक है। सो ट्रेड विंड्स इस तरीके से चलती हैं, है ना। अगर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊँ तो ट्रेड विंड्स ऐसे सॉरी उल्टा हो गया, दिस इज सदर्न ना, तो ट्रेड विंड्स ऐसी आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो यहाँ पर है ट्रेड विंड, ये आपकी ऑन शोर ट्रेड विंड है, मीन्स वाटर टू लैंड जा रही है, मतलब यहाँ पे रेनफॉल होने वाला है, अच्छा खासा रेनफॉल होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे भी ये भी आपका इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन ही है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, तो ट्रेड विंड ऐसे भी आएगी। सो कुछ ट्रेड विंड्स ऐसे भी आ रही होंगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपका रेनफॉल होगा। अभी आपको पता चलेगा यहीं पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, बिकॉज रेनफॉल का अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ पे ऑफ शोर विंड है, तो यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की अंडरस्टैंडिंग से आपको विंड सिस्टम, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जब भी आप किसी मैप को, कॉन्टिनेंट को देखोगे तो शुरू में ऐसे ही इस फ्रेमवर्क के साथ में प्रोसीड करना। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, क्लाइमेट, टेम्परेचर, टाइम जोन देख लिया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है कॉन्टिनेंट की, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन मैंने आपको बताया, स्ट्रेट, इस्थमस, रिवर्स के बारे में देखोगे क्या क्या देखना है मैंने बताया, वाटरफॉल, बेस कहाँ पे है, ठीक है, ब्लाइट, गल्फ, ये सारी चीज़ें। इसके बाद सीज, लेक, सराउंडिंग कंट्रीज, ठीक है, ये भी आपको देखनी है। इसके बाद ओशन करंट आपको देखना है, मैंने आपको ओशनोग्राफी में पढ़ाया हुआ है ना कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। यहाँ पे आपकी पेरू करंट है, जिसका रोल एल नीनो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। सो ओशन करंट्स के बारे में आप देखोगे। इसके बाद आइलैंड्स देखोगे, एक पर्टिकुलर कंट्री में कैसे आइलैंड का सिस्टम है, ठीक है। फाकलैंड आइलैंड जैसे यहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो कॉन्टिनेंट के अराउंड जो मेजर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ओशंस, कौन कौन से ओशन से सराउंडेड है एक पर्टिकुलर रीजन, देन डीपेस्ट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, हाईएस्ट पिक कौन सा है उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का, ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है, वेटेस्ट प्लेस कौन सी है। जैसे ड्राइएस्ट प्लेस जो आपकी साउथ अमेरिका का है वो है अरीका नाम है जिसका, ठीक है। देन आपकी वैलीज यहाँ पे कैसी होंगी, माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ऑफ कोर्स जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट का, हर एक कॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉक स्ट्रक्चर, सो दे विल बी रिच इन सम और अदर टाइप ऑफ मिनरल्स। सो उस मिनरल रिचनेस के बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दोज हु आर एक्चुअली क्रिटिकल मिनरल्स,
ठीक है। रेयर मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मिनरल्स तो ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, बट आपको याद कौन सी करनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ठीक है। सो ये आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए करोगे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में मिनरल्स स्टेट वाइज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूज़ नहीं करना है, बट स्टिल वैल्यू आप उनको ज़्यादा दोगे जिनका इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। सो लाइक लिथियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, ये सारे आपकी अवेलेबिलिटी आप देखोगे। इसके बाद में योर कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स, ठीक है। सो अगर आप देख रहे हो अफ्रीका में देर आर सोमालिया वाले रीजन में जनरली हो रहा था, सूडान वाले रीजन में कन्फ्लिक्ट प्रोन था, ये अरेबियन पेनिनसुला में इस रीजन में हो रहा था लगातार, ठीक है। म्यांमार में रोहिंग्या थे, ठीक है। इसके बाद में आपका टर्की वगैरह के पास में कुर्ड्स वगैरह थे, ठीक है। सो कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ में होता है, और इसीलिए एग्जामिनर बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं पे कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहीं पे यूक्रेन है, यहीं पे आपका रशिया है, ठीक है। सो इसलिए कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप मैपिंग में ये सारी चीज़ें देखोगे। एंड में आपको देखना है कि एक्सेस टू सी के बारे में, कि कौन कौन से लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है, स्टेट्स है, उसके बारे में एक आइडिया। सो अगर आपने किसी भी एक मैप को उठाया, एक कॉन्टिनेंट आपने पिक किया, चाहे वो एशिया हो, चाहे कुछ भी हो, इन सारे पैरामीटर्स में आप उसको क्या करने वाले हो, जज करने वाले हो, नॉट जज, रीड करने वाले हो, स्टडी करने वाले हो। ऐसा जब आप करोगे हर एक कॉन्टिनेंट के लिए, तब आपकी 360 डिग्री जो है वो कवरेज होने वाला है, किसका, आपकी मैपिंग का, ठीक है। सो आई विल हेल्प इन दैट ओनली, ठीक है। सो टुडे विल बी सीइंग वन बाय वन, देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग हमें कैसा कैसा पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स प्रोसीड विद द साउथ अमेरिका, ठीक है। सो बिफोर आई प्रोसीड विद साउथ अमेरिका का डिटेल्ड मैपिंग, सो एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो एक रफ आइडिया आपको, आई होप अब एग्जाम इतना पास आ गया, आपको पता है कि रफली कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ पर आपके पास में अवेलेबल है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई अंटार्कटिका, नीडलेस टू से। इसके बाद में आपको एक लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का भी आइडिया हो गया। अगर आप मैप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है ना। इसके बाद में साउथ अमेरिका से इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है। एशिया वाले रीजन से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, आर्कटिक सर्कल का कुछ पार्ट जाने वाला है, ठीक है। अगर आप अफ्रीका को देखोगे सिमिलरली, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दिखता है, आपको इक्वेटर भी दिखेगा, और आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी दिखेगा। तो ये कंप्लीटली तीनों ट्रॉपिक्स के बीच में ये क्या है, आपकी तीनों ट्रॉपिक्स यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। सो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों अफ्रीका से होके जाते हैं। तो ऐसे ही बेसिक पिक्यूलर फैक्ट्स एग्जामिनर आपसे पूछता है। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो आपको देख के क्लियरली समझ में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से आपका सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है ऑस्ट्रेलिया से। इंडोनेशिया से देखो, इंडोनेशिया का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड के पास में भी क्वेश्चन आया हुआ था, इक्वेटर यहाँ से जाती है, तो ये वाला रीजन में आपका क्या हो जाएगा, फिलीपींस वगैरह, यहाँ से आपकी क्या हो रही है, आपकी इक्वेटर जा रही है, ठीक है। लैटिन अमेरिकन रीजन से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हर एक मैप में, हर एक फॉर ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट ट्रॉपिक्स का क्या रोल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सारी ये मेन आपकी जो ट्रॉपिक्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं इंडिया में या फिर आइलैंड्स में, तो कौन कौन से लैटिट्यूड दो पर्टिकुलर आइलैंड को सेग्रीगेट कर रही है, लाइक 10 डिग्री लैटिट्यूड सेग्रीगेट करती है, 10 डिग्री नॉर्थ किसको अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है। उसके बाद में 9 डिग्री चैनल कौन सा है, 8 डिग्री चैनल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सो ये ऐसे आपको मैप रीड करना है। आई होप टिल यू आर ऑल गुड, एवरीवन इज़ विद मी, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका करेंगे, देन हम लोग नॉर्थ अमेरिका करेंगे, लैटिन अमेरिका करेंगे, क्विकली ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यूरोप, एशिया एंड इंडिया। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ था कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखो, सबसे पहले आपको देखना है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और कुछ मेजर मेरिडियन और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जा रहे हैं क्या यहाँ से। सो देखो, क्विकली स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे इसका नदर्न एक्सपेंशन और इसका सदर्न एक्सपेंशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, तो कितना है आपको यहाँ पे 15 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, और ये 45 है। सो टू बी प्रिसाइज इसका कितना है ना, आपका 12 डिग्री नॉर्थ के आसपास इसका नदर्न मोस्ट एक्सपेंशन है। और अगर हम लोग बात करते हैं सदर्ली, मोस्ट सदर्ली पॉइंट, सो ये आपका अराउंड 55 डिग्री साउथ के आसपास है। इसका मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है, ये बोथ नदर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज सदर्न हेमिस्फेयर, दोनों में यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द इक्वेटर, दिस पार्ट विल बिकम नदर्न हेमिस्फेयर, और ये पूरा आपका सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है। सो वी कैन से a significant portion of the South America lies in the southern hemisphere, और मैक्सिमम पोर्शन आपका southern hemisphere में है। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो जब मैं लॉन्गिट्यूड की बात करती हूँ तो जो सबसे ज़्यादा वेस्टर्ली पॉइंट है, सबसे ज़्यादा वेस्टर्ली पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, वो कितना है? इसका है आपका अराउंड 92 डिग्री वेस्ट, ठीक है। और अगर मैं ईस्टर्ली पॉइंट की बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा ईस्टर्ली जो है वो कितना है? अराउंड 28 डिग्री वेस्ट, ठीक है। सो इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है? इससे आपको आइडिया लग रहा है कि इसमें टाइम जोन कैसे होने वाला है। समझ में आ रहा है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, मतलब कि ग्रीनिश टाइम से ऑपोजिट जाने वाला है, पीछे चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर टाइम जोन का गैप कितना हो जा रहा है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली योर 64 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर कितने हैं? 64 डिग्री का आपका यहाँ पर टाइम टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है। 64 डिग्री का मतलब कितना टाइम जोन? 15 डिग्री का एक टाइम जोन होता है, तो ऐसे ही अराउंड 4 टाइम जोन आपके बन रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 टाइम जोन विजिबल है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसे टाइम जोन वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका सॉर्टेड। अब बात करते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज से होती हुई जा रही है? तो क्लियरली दिख रहा है आपका ब्राज़ील है यहाँ पर, क्लियरली आपको दिखेगा कौन सा? आपको दिखने वाला है यहाँ पे कोलंबिया, इक्वाडोर एंड पेरू, ठीक है। सो इक्वाडोर, कोलंबिया, अर्जेंटीना, सॉरी, इक्वाडोर, कोलंबिया और अर्जेंटीना, सम पार्ट ऑफ पेरू भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये मैं आपको बाद में भी करवाने वाली हूँ अच्छे से, तब भी आप यहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखो यहाँ से होकर के पास जा रहा है। कौन कौन सी कंट्रीज है एक बार चेक कर लो। देखो, यू हैव चाइल, यू हैव अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड आपका ब्राज़ील अगेन, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी अगेन क्या हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेजर मेरिडियन, मेजर पैरेलल, ठीक है, योर इन साउथ अमेरिका, ठीक है। सो ये आपका हो गया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये 3 ही है यहाँ पर इक्वाडोर वाले में। इसका सिंपल है आपका, इक्वाडोर है, कोलंबिया एंड ब्राज़ील है, 3 ही है। पेरू नहीं है, पेरू नहीं है, याद रखना, ठीक है। सो यू हैव इक्वाडोर, यू हैव कोलंबिया एंड यू हैव योर ब्राज़ील। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। कैसे याद रख सकते हो? ECB से याद कर लो। इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, 3 कंट्री से होकर के ये जा रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप एक बार और देख लो, रिवाइज अगर आपको करना है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से होकर के जा रही है? तो 4 कंट्रीज आर देयर एज आई डिस्कस, चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ये चाइल है, ये आपका अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील, ठीक है। सो अगेन, हाउ कैन यू रिमेंबर दिस? इसको आप कैप B से याद कर सकते हो, चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील, ठीक है। सो ये आपका वेस्ट टू ईस्ट ही जा रहा है, ठीक है। सो फॉर दिस सी यू हैव चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील, और यहाँ पे आपका इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका ब्राज़ील, ठीक है। सो ECB और कैप B ये आपके क्या है? साउथ अमेरिका में होते हुए, जो साउथ अमेरिका से होते हुए जाने वाले इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का क्या है? ये आपका जो कोड वर्ड है, ठीक है। सो ये आपको याद हो गया। अब अगला पॉइंट आप क्या देखोगे कि टाइम जोन मैंने ये कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। क्लाइमेट देख लो, क्लाइमेट, टेम्परेचर, फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी मिलने वाला है, बिकॉज इक्वेटर ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में वाला ये वाला एरिया आने वाला है, ठीक है। इवन यहाँ पर भी ट्रेड विंड्स आने वाली है, ठीक है। सो यू विल बी हैविंग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एवरीवन नोज इज़ वर्ल्ड फेमस, ठीक है। जैसे जैसे आप सदर्न साइड में जाते जाओगे क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, ठीक है, और आपका रेनफॉल भी कम होता जाएगा, तो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज योर, यहाँ पे आपको पैटागोनिया, यह आपका टेम्परेट डेजर्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डेजर्ट भी मिलेगा, रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, माउंटेनियस रीजन भी मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स भी मिलेंगे, एज वेल एज वोल्केनिक माउंटेन्स भी मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम लोग ये देखते हैं ना, कोई सा भी कॉन्टिनेंट देखते हैं, तो हमेशा प्लेट ध्यान में रखना। जस्ट अ मिनट, मैं देखती हूँ क्या मेरे पास में यहाँ पे है अवेलेबल। हाँ है, देखो ये आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका, हमारा अभी टारगेट किस पे है? साउथ अमेरिका पे है। तो हम लोग देखेंगे प्लेट्स देखो यहाँ पे क्या क्या है। एक तो कोकोस प्लेट दिख रही है, एक नास्का प्लेट दिख रही है और एक साउथ अमेरिका प्लेट दिख रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेजर 3 प्लेट्स हम लोग को दिख रहे हैं। अच्छा, इस साइड से थोड़ा सा कैरिबियन प्लेट भी है, ठीक है। सो मेजर एंडीज जो है वो इंटरेक्शन के कारण बना हुआ है, याद है? अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स बाउंड्री के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी या फिर वैगनर की थ्योरी के बारे में भी याद होगा, तो वेस्टर्न साइड में हमेशा फोल्ड माउंटेन मिलते थे। तो साउथ अमेरिकन प्लेट एंड नास्का प्लेट,
नास्का प्लेट एंड साउथ अमेरिका प्लेट जो है, ये साउथ अमेरिका प्लेट आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, नास्का प्लेट ओशियानिक प्लेट है। सो जब भी टू प्लेट्स आर इंटरैक्टिंग कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक, सो हमेशा ओशियानिक वाला सबडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं। तो यहीं पर नास्का प्लेट जो है वो सबडक्ट हुई है अंडर साउथ अमेरिकन प्लेट, और दैट इज वाई हियर यू आर हैविंग नथिंग बट योर एंडीज माउंटेन विच इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। सेम आपका नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और जॉन डी फुका प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ये सारे आपके इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, सो प्लेट्स का ध्यान रखना कि कौन कौन से प्लेट्स इन्वॉल्व है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमारा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ठीक है, लैटिट्यूड, टाइम जोन हो गया। जोग्राफिकल एरियाज ऑफ कंट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ही सिंपल, अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है। अब आप बताओ, ऑब्वियसली ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट वन। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एरियाज़ की, तो एरिया के टर्म्स में ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है, हाँ या ना? क्या यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ऑलमोस्ट ये सेंटर में आपकी सिचुएटेड है, कहाँ पर? साउथ अमेरिका वाले सेंटर ऑफ द साउथ अमेरिका रीजन। ठीक है, एंड ये लगभग टोटल यहाँ पर कितनी कंट्रीज़ है ना, टोटल यहाँ पर आपकी 12 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 10 कंट्रीज़ के साथ में ब्राज़ील बॉर्डर शेयर करता है एक्सेप्ट फॉर इक्वाडोर एंड चाइल। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो आपका इक्वाडोर यहाँ पे है और चाइल यहाँ पे है, आपको देख के लगेगा कि देखो, सो इक्वाडोर के साथ में आपका ब्राज़ील बाउंड्री शेयर नहीं करता और आपका चाइल भी ब्राज़ील के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो हर एक कंट्रीज़ के साथ में ब्राज़ील बाउंड्री शेयर कर रहा है एक्सेप्ट फॉर इक्वाडोर एंड चाइल। क्या ये बात याद रहेगी? ठीक है, इक्वाडोर एंड चाइल, इन दोनों को जगह, इन दोनों पे क्या हो रही है, ब्राज़ील के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं हो रही है। और देख लो कौन कौन सी कंट्रीज़ का सेटअप कैसा है। तो देखो सबसे यहाँ पे आप इक्वाडोर से शुरू करो। अच्छा, जब भी आप मैपिंग पढ़ते हो ना, या तो क्लॉकवाइज घूमो या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, या तो नॉर्थ टू साउथ जाओ या तो ईस्ट टू वेस्ट जाओ। ठीक है, सो जनरली मैं क्लॉकवाइज चलना मुझे ज़्यादा समझ में आता है। सो आई हैव इक्वाडोर, देन यू हैव कोलंबिया। कोलंबिया इज़ वेरी फेमस। कोलंबिया क्यों फेमस है, किसी को अगर पता हो तो? कोलंबिया इज़ वेरी फेमस बिकॉज यहाँ से आपकी एंडीज़ माउंटेन भी स्टार्ट होती है। ठीक है, सो कोलंबिया से आपकी एंडीज़ माउंटेन स्टार्ट होती है, इसलिए भी ये फेमस है। कोलंबिया इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर कॉफ़ी कल्टिवेशन। ठीक है, देन यू हैव वेनेजुला। वेनेजुला में आपका क्या है, वेनेजुला में वर्ल्ड फेमस आपका क्या है, यू हैव द पेट्रोलियम रिजर्व। यहीं पे आपका ओरिनोको रिवर, इस बेसिन में आपकी बहुत अच्छी पेट्रोलियम रिजर्व्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है ये, सार क्वालिटी, दो टाइप की क्रूड ऑयल होती है, एक स्वीट क्रूड ऑयल होती है, एक सार होती है, तो यहाँ पे सार मिलता है। ठीक है, इसके बाद में यू हैव गुयाना। गुयाना में यहाँ पर यू हैव थर्ड कंट्री। ठीक है, सो इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पर क्या है, सूरीनाम है, और ये वाला आपका फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना के पास में ही आपको अगर याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था, वी हैव द वेरी बेस्ट डेवलप्ड स्पेस स्टेशन, जिसका नाम क्या था, कोरवू स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये फ्रेंच के उसमें था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रेंच गुयाना हो गया। ठीक है, कैइन, कैइन क्यों फेमस है, कैइन इज़ वेरी फेमस फॉर द पेपर दैट इज़ अवेलेबल देयर। ठीक है, सो स्पाइस, कैइन पेपर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ज़्यादा रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट में, क्विजीन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, सो हमने स्टार्ट किया इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, उसके बाद में आपका कौन सा, ये आपका फ्रेंच गुयाना है। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आपका आ जा रहा है ब्राज़ील आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे उरुग्वे। तो देखो ब्राज़ील के साथ में तो ये सब कुछ शेयर कर रहे थे। ठीक है, इक्वाडोर नहीं शेयर कर रहा है, लेकिन ये सारी कंट्रीज़ कर रहे थे। इसके बाद ब्राज़ील आया, ब्राज़ील के बाद में उरुग्वे। उरुग्वे और पराग्वे याद रखना, ये डायरेक्टली आपकी क्या है, ये बाउंड्री शेयर नहीं करती, डायरेक्ट नहीं है ये। ठीक है, सो उरुग्वे एंड पराग्वे, इनके बीच में आता है अर्जेंटीना। ठीक है, सो ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपका आ गया क्या, बोलिविया आ गया। बोलिविया के बाद में इधर आ गया आपका कौन सा, चाइल, दिस इज चाइल, और ये आपका पेरू। सो टोटल दिस मैनी कंट्रीज आर देयर। ठीक है, इफ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सो आपकी 12 से 13 कंट्रीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, सो ये याद रख लोगे आप, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपका है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के साथ में ये आपका ब्रॉड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अभी आपको हो गई। आई होप टिल हेयर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ठीक है, अच्छा, वेनेजुएला में याद रखना, ये मराकैबो जो है, ये एक लेक इसका नेम है, बट ये रियल लेक नहीं है, ये कैरिबियन सी के साथ में इसका इनलेट है। ठीक है, सो इसमें क्या है, ब्रैकिश वाटर आपको अवेलेबल होता है, बिकॉज फ्रेश वाटर फ्रॉम द वेनेजुएला भी इसको मिल रहा है और कैरिबियन सी से इसको सॉल्टी वाटर मिल रहा है, तो ब्रैकिश वाटर रीजन है। क्यों लेक नहीं है ये ट्रू सेंस में, क्योंकि इसका एक इनलेट है किसके साथ में, सी के साथ में। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। लेक टिटिकाका यहाँ का सबसे बड़ा लेक है, ये भी याद रखेंगे हम लोग, आगे मैं अभी आपको कवर करवाने वाली हूँ। दिस वन इज़ योर लेक टिटिकाका। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा।
अब वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिटेल देखने वाले हैं। अच्छा, ये वेस्ट टू ईस्ट का कॉम्बिनेशन याद रखना, वी हैव इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, देन वी हैव गुयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो ये टॉप वाला नदर्न आर्क आपको याद रखना है, ये आपका एंडीज़ वाला रीजन है। अब वन बाय वन मैं आपको बताती जाती हूँ हर एक कंट्री के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। सो ब्राज़ील मैंने आपको बता दिया था कि ब्राज़ील इज़ वेरी फेमस, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में भी है और ब्राज़ील वर्ल्ड का लीडिंग आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है, ठीक है। सो ब्राज़ील इज़ वेरी फेमस फॉर द आयरन। तो यहाँ पर मैं आपको कहीं पर मेंशन कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो ब्राज़ील जो है, ये ब्राज़ील इज़ वेरी फेमस फॉर आयरन प्रोडक्शन। तो आयरन प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में ये वर्ल्ड का लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। सो ये कॉफ़ी प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा होगा एग्रीकल्चर से, तो मैंने कहा था ये लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। बट इंडिया और इसके साथ में इंडिया एंड ब्राज़ील का कंपटीशन होता है इन टर्म्स ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन, ठीक है। सो बट ब्राज़ील के लिए 3 चीज़ें याद रखेंगे, आयरन प्रोडक्शन याद रखना है हमें, लीडिंग आयरन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसर एंड शुगर केन प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे ही मैं पॉलिटिकल मैप देख रही हूँ, एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल का सिंपल कीवर्ड है ABC कंट्रीज़ हैं। तो ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे लिथियम अवेलेबल है। तो कौन कौन सी कंट्री है, देखो आपका कौन कौन सा है। यू हैव लिथियम ट्रायंगल, जहाँ पर आपका यू हैव 3 कंट्रीज़ दैट इज़ देयर, ठीक है। सो 3 कंट्रीज़ यहाँ पर है लिथियम ट्रायंगल में। सो अगर आप ये मैप देखोगे, यस, यू हैव बोलिविया, अर्जेंटीना, चाइल। तो अर्जेंटीना, बोलिविया, चाइल, ABC कंट्रीज़ देखोगे तो यहाँ पे लिथियम के बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लिथियम ट्रायंगल इज़ ऑल्सो देयर प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिका, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा। लास्ट ईयर लिथियम के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ था। फाइन, सो दिस लिथियम ट्रायंगल इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। इसके बाद बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, द नेम ऑफ दिस प्लेस इज़ नथिंग बट योर अरिका। अरिका जो प्लेस है, देखो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। क्यों फेमस है, बिकॉज इट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये ड्राइएस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, ठीक है। सो वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस, देखो ये ऐसे एडजेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और इट रिसीव्स लेस देन 1 mm ऑफ रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल। आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा ड्राई ये एरिया होगा, ठीक है। एंड तो इनके लिए नॉर्मली इनके लिए सोर्स ऑफ मॉइस्चर क्या होता है, यूजुअली जो कोस्ट से रिलेटेड जो फॉग होते हैं, सो कोस्टल फॉग्स जो होते हैं इनके लिए सोर्स ऑफ मॉइस्चर है, ठीक है। सो कोस्टल फॉग से इनको क्या मिल रहा है, इस एरिया को थोड़ा बहुत रहा सा मॉइस्चर मिलता है। और इस कोस्टल फॉग का एक नेम है, ठीक है। इस कोस्टल फॉर्म का नेम है कमन चाका, कमन चाका। तो ये आप याद अगर कर पाओगे, ठीक है। सो कमन चाका इज द नेम फॉर द कोस्टल फॉग, ठीक है। सो ये आपका क्या है, आपका दिस अरिका, ठीक है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। ये आपका अताकामा रीजन, ठीक है। अताकामा रीजन के एरिया में, के एज में एक्चुअल में आपका है, ठीक है। सो अताकामा डेजर्ट, अगर आपको दिख रहा होगा, ये आपका अताकामा डेजर्ट है, इसके एज में आपकी अरिका है। तो अताकामा डेजर्ट आपको याद आ रहा होगा, ट्रॉपिकल रीजन में देखो कौन सा लैटिट्यूड दिख रहा है, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री, और यहाँ पे इक्वेटर है, इसका मतलब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। सो इसके यहाँ पर एज में आपको अरिका मिलने वाला है। आई होप ये वाला समझ में आ गया। यहीं पे बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलता है, डेसिकेटिंग इफेक्ट है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ऑफ शोर ट्रेड विंड्स है जो यहाँ से लैंड से होते हुए बाहर की तरफ जा रही है। इस तरफ आपको रेनफॉल मिलेगा, इस तरफ आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे डेजर्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो अताकामा डेजर्ट, ये वाला भी याद हो गया होगा। 2-4 चीज़ें थी, कौन सा था, एक तो कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट के कारण आपको क्या है, यहाँ पे पेरू करंट है, पेरू करंट कोल्ड करंट है, इसके कारण भी यहाँ की एरिडिटी है। नंबर 2 वेरी लेस रेनफॉल बिकॉज ऑफ ऑफ शोर ट्रेड विंड्स। मैं रीजन्स लिख देती हूँ, रीजन्स ऑफ दिस थिंग, दिस ड्राइनेस, ठीक है। सो रीजन्स ऑफ ड्राइनेस ऑफ अरिका, ठीक है। सो अरिका का जो ड्राइनेस का रीज़न है, सबसे पहला क्या है, ऑफ शोर ट्रेड विंड है, ऑफ शोर ट्रेड विंड। सेकेंड रीज़न इज़ व्हाट, सेकेंड रीज़न जो है वो आपका क्या है, डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड करंट, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट, कौन सी करंट होती है, पेरू करंट, इसको हम लोग हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, अगर आपकी ज्योग्राफी अगर याद आ रही हो, ठीक है। सो ये आपका योर अताकामा डेजर्ट, योर ऑफ शोर ट्रेड विंड है, कोल्ड करंट है। और एक चीज़ और आ जाता है यहाँ पर, क्या होता है कि ना, जो एंडीज़ है, एंडीज़ का जो आपका रेन शेडो इफेक्ट है उसके कारण भी है। तो 3 रीज़न है, मेजर 2 है, वो याद कर लेना आप, ठीक है। सो अरिका प्लेस
दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है आपको मैपिंग क्या करना है। ये तो मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से करा रही हूँ, फिर मैं अभी आपको डिटेल में भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। सो अरिका इज़ नाउ डन, ठीक है। और ये बिल्कुल अभी घोस्ट टाउन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली अगर वाटर नहीं है तो कोई भी सिविलाइजेशन वहाँ पे कैसे रहेगी, राइट। सो देखो दिस इज़ हाउ दिस प्लेस लुक्स, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट योर अरिका। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंट्री जो है आपका पेरू, ठीक है। सो पेरू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर याद है, यहाँ पर हमारी हम्बोल्ट करंट थी, तो यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि जब मैं आपको एलिनो पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि जो पेरुवियन रीजन है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बेस्ड इकोनॉमी है, याद आ रहा है, फर्टिलाइज़र बेस्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत पेरू करंट जब भी आती है, सो बिकॉज पेरू करंट इज़ कमिंग हियर, सो कोल्ड वाटर इज़ कमिंग, न्यूट्रिएंट रिच वाटर इज़ कमिंग, सो इस एरिया में फ़िश का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर फ़िश प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर बर्ड्स आती हैं और वो उस फिशेस के ऊपर फीड करती हैं, तो इसके कारण इनकी ड्रॉपिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। और ये ड्रॉपिंग्स बहुत अच्छी सोर्स होती है, किसकी सोर्स है? ड्रॉपिंग्स जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा फॉस्फेट, ठीक है। सो फॉस्फेट का नेचुरल सोर्स है आपका कौन सा? ड्रॉपिंग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुआनो बोलते हैं, ठीक है। बर्ड ड्रॉपिंग्स या फिर गुआनो बोलते हैं। क्या ये मेरी बात याद रहेगी? ठीक है। सो ये पेरू रीजन में ये चीज़ होती है। पेरू इसीलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर बेस्ड इकोनॉमी है, हर एक चीज़ का रीज़न होता है, ठीक है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजन नोन फॉर फॉस्फेट। मेन सोर्स क्या है आपकी? बर्ड ड्रॉपिंग्स है। मेन सोर्स ऑफ फॉस्फेट क्या है? बर्ड ड्रॉपिंग्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम्बोल्ट करंट आ रही है, कोल्ड करंट, ओशन करंट आ रही है, रिच न्यूट्रिएंट रिच वाटर। सो यहाँ पे जो फिशेस है वो थ्राइव करती है और बर्ड्स फिशेस को कैच करती है यहाँ पर बैठ करके, और ड्रॉपिंग्स आता है और इसके कारण आपके फॉस्फेट रिच रॉक्स यहाँ पर बन रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग कोलंबिया। कोलंबिया का भी मैंने आपको बता दिया। कोलंबिया क्यों? कोलंबिया फॉर कॉफ़ी, है ना। तो कोलंबिया बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर योर कॉफ़ी। और यहाँ पर आपका क्या है? यू विल बी हैविंग एंडीज स्टार्टिंग फ्रॉम कोलंबिया। इसके बाद में फिर आपका ये भी है दैट इक्वाडोर। इक्वाडोर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे नियर में आपका एक गलापागोस आइलैंड है, ठीक है। सो उसके पास में इक्वाडोर के कंट्रोल के अंदर गलापागोस आइलैंड है, एंड गलापागोस आइलैंड इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर देयर रेप्टाइल। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइज़ के रेप्टाइल्स मिलते हैं। तो ये मैं अभी आपको आगे करवाऊंगी। तो ये इक्वाडोर याद रख लेना। मैंने पेरू करवा लिया, इक्वाडोर करवा लिया, ब्राज़ील करा लिया, कोलंबिया करवा लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? वेनेजुएला। वेनेजुएला अगेन इज़ वेरी फेमस फॉर व्हाट? पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। सो वेनेजुएला पेट्रोलियम रिजर्व, ओरिनोको रिवर है, बेसिन है। और आपको याद होगा कि जितने भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले रीजन है वहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली मिलते हैं हम लोग को। तो वेनेजुएला इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर द पेट्रोलियम रिजर्व। यहाँ पे कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पे है। बट यहाँ पे आपको स्वीट क्रूड नहीं मिलता, यहाँ पे आपको सार क्रूड मिलता है। स्वीट क्रूड एंड सार क्रूड में जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस इज एक्चुअली द सल्फर कंटेंट, ठीक है। सल्फर कंटेंट, ठीक है। सो ये आपका स्वीट एंड सार क्रूड, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। सो हम लोग स्वीट क्रूड किसको बोलते हैं? जहाँ पे सल्फर कंटेंट कम है। और हम लोग सार क्रूड किसको बोलते हैं? जहाँ पे सल्फर कंटेंट जो है वो क्या है? वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, है ना। सो स्वीट क्रूड और आपका सार क्रूड, जहाँ पे आपका सल्फर कंटेंट ज़्यादा है वो सार है, और जहाँ पे सल्फर कंटेंट कम है वहाँ पे आपका क्या है? स्वीट है। तो लेस देन 0.5% अगर सल्फर कंटेंट है तो वो स्वीट क्रूड होगा, और मोर देन 0.5% है तो वो क्या हो जाएगा? सल्फर कंटेंट है तो वो सार क्रूड ऑयल हो जाएगा, ठीक है। और सार क्रूड ऑयल के साथ में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें हैवीली प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए कॉस्ट ऑफ रिफाइनरी आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। नॉर्मली डीसल्फराइजेशन के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। सो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं हाइड्रोजन डीसल्फराइजेशन ऑफ योर सार क्रूड। सो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आपका योर हाइड्रो ट्रीटर्स होते हैं, हाइड्रो क्रैकर्स होते हैं, इन सब के यूज़ से हम लोग क्या करते हैं? डीसल्फराइजेशन करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखने वाली ये है कि स्वीट क्रूड और जो सार क्रूड है वो मिलता कहाँ है? स्वीट क्रूड जो है वो आपका कहाँ पर मिलता है? द रीजन्स दैट आर प्रोड्यूसिंग स्वीट क्रूड, ये यूजुअली कहाँ पर मिलता है? USA वाले रीजन में, ठीक है। नॉर्थ सी रीजन, नॉर्थ सी में मिलेगा, USA में मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्थ सी यूरोपियन वाला रीजन, USA और वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। सो ये आपके कहाँ पे मिलेंगे? स्वीट क्रूड मिलने वाले हैं। ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ये प्रीमियम रेट में बिकते हैं, इसीलिए ब्रेंट,
ठीक है। और WTI ये बेंचमार्क है क्रूड ऑयल के, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। और वेयर एज सार क्रूड जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ से जैसे गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सो गल्फ नेशंस वहाँ पर आपको मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, वेनेजुएला में और आपका कनाडा एंड मैक्सिको, इन 4 जगह में आपको सार क्रूड मिलने वाला है, ठीक है। और ये नॉर्मली सस्ते मिलते हैं, ठीक है। सो दे आर यूजुअली सोल्ड एट अ चीपर प्राइस, इसीलिए USA को बड़ी दिक्कत होती है जब हम लोग कहीं और से खरीद रहे होते हैं, क्योंकि हमें सस्ते में क्रूड मिल रही है। अभी इंडिया ने क्या किया है, डेवलप कर लिया है अच्छे से रिफाइनरी फैसिलिटीज़। सो अब हम लोग सस्ते में क्रूड लेते हैं, तो भाई जहाँ से सस्ते में मिलेगा पीपल विल बाय देयर, ठीक है। और USA में यही जो आपका जो क्रूड ऑयल है इसका रेट ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ स्वीटर वर्जन, ठीक है। सो इसीलिए ये सारा खेल चल रहा होता है। अब आपको समझ में आ रहा है मैपिंग से कैसे इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड है, ठीक है। सो ये आपका सार क्रूड हो गया जो आपको गल्फ रीजन, वेनेजुएला, कनाडा, मैक्सिको में मिलेगा, याद रखना। और सिंस ये सस्ता मिलता है, इसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा, सिंस ये आपको बहुत कम रेट में अवेलेबल होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग अभी बहुत ज़्यादा यहाँ से क्या करते हैं, क्रूड ऑयल ले रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, और ये जो डिफरेंस ऑफ प्राइस आता है ना, जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है, इस जो आपका जो सार क्रूड है, इसके कारण से जो आपको सस्ता मिल रहा होता है, सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट सार डिफरेंशियल, ठीक है। सो सार डिफरेंशियल वर्ड भी याद रखना, ये आपका क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। सार डिफरेंशियल वर्ड इज एक्चुअली रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। चलो चलो अब चलते हैं आगे हम लोग। Just a minute. है ना, सार डिफरेंशियल, ये आपका क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सार क्रूड जो है वो सस्ते में मिलता है। दोनों के स्वीट एंड सार क्रूड के बीच में जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो वेनेजुएला आपको याद हो गया, वेनेजुएला क्यों फेमस है, पेट्रोलियम रिजर्व के कारण फेमस है। लेक मरेकैबो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ये ट्रू सेंस में लेक नहीं है, कैरिबियन सी के रीजन के से ये क्या कर रहा है, ये वाटर शेयर करता है, ब्रैकिश वाटर है, ठीक है। सो ये वाला याद हो गया। कैरिकस ये भी याद रखना, ठीक है। सो मैंने वेनेजुएला आपको करवा दिया। अच्छा, मुझे आपको मैप दिखाना था कि देखो ये आपका ओरिनोको बेल्ट है, ये आपका वेनेजुएला का मैप है, कैरिकस वाला रीजन है, ठीक है। पैरागुआना रिफाइनिंग सेंटर है, ये कहाँ पे है आपका, वेनेजुएला में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेजो ग्रांडे ये रीजन इंपॉर्टेंट है। सो ये आप इसके बारे में एक बार देख लेना। ऑयल क्वालिटी जो है वो आपका प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल, ठीक है। हैवी क्रूड ऑयल हमेशा सार क्वालिटी का होता है, जो लाइट क्रूड होती है वो स्वीट होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये डेंस होती है, हाईली विस्कस होती है और हैज़ हाई सल्फर कंटेंट। ऑपोजिट होता है इन केस ऑफ स्वीट क्रूड, ठीक है। सो वेनेजुएला में आपको सार क्रूड मिल रहा है। एक्सट्रैक्शन चैलेंजेस है, बिकॉज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑयल इज़ मोर एक्सपेंसिव, टेक्निकली डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड रिफाइंड कंपेयर टू द लाइट स्वीट क्रूड्स, ठीक है। बट अभी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इंडिया ने कर ली है, तो अभी हम लोग इसकी रिफाइनरी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व, हाउएवर क्वालिटी इसकी क्रूड है, ये याद रखोगे, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। चलो, नाउ वेनेजुएला इज़ डन। अच्छा, इसके बाद में ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रीजन्स हैं, देखो जैसे कि ये है, कहाँ गया मैप, जस्ट अ मिनट। 2 पैसेजेस हैं, एक है आपका स्ट्रेट ऑफ मैगेलन और एक है आपका द्रैक पैसेज। सो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है ये आपका यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है वो आपका यहाँ पर है, जो आपका क्या है, इट इज़ एक्टिंग एज अ पैसेज वे, ठीक है, बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। सो ये पैसेज वे की तरह काम करता है बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। सो मैगेलन स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन के बीच में ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। द्रेक पैसेज जो है वो आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका टिप है साउथ अमेरिका का, यहीं पे आपका फाकलैंड आइलैंड वगैरह है, ठीक है। सो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में जो पैसेज है दैट इज कॉल्ड एज ड्रेक पैसेज नियर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आई? ड्रेक पैसेज नहीं भूलना आप लोग, और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन भी नहीं भूलोगे, क्लियर है। अब चलते हैं, यहाँ पे एक बहुत फेमस लेक है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका इट इज़ एक्चुअली बिटवीन कहाँ पे है, देखो कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो कहाँ क्या है आपकी पेरू और बोलेविया और टिटिकाका, ठीक है। सो आप क्या करोगे, याद करोगे, पेरू बोलेविया के बीच में टिटिकाका है, तो PBT के फॉर्म में आप याद कर सकते हो, फिर PTB के फॉर्म में याद कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। सो ये आपका पेरू, बोलीविया एंड लेक टिटिकाका, याद रहेगा PTB, ठीक है। सो पेरू और बोलीविया के बीच में है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा ये भी याद रखना है जो लेक टिटिकाका है ये क्योंकि एंडीज़ वाले रीजन में, तो इट इज़ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द एंटायर वर्ल्ड। सो लेक टिटिकाका इज़ हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द एंटायर वर्ल्ड। तो ये वाली चीज़ भी याद रखोगे, ठीक है। सो इट इज़ हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आई बात? जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो दिस इज़ योर लेक टिटिकाका, ठीक है। थोड़ा सा किस कलर से दिखेगा, इससे दिखेगा नहीं, ये बेटर है। ठीक है। सो हाईएस्ट नेविगेबल है ये, ठीक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी याद रख लेना, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये लेक टिटिकाका मैंने आपको करवा लिया। अच्छा, गलापागोस आइलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो गलापागोस आइलैंड इक्वाडोर से थोड़ा सा वेस्ट में है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था ना साउथ अमेरिका का, वो एक्चुअली गलापागोस आइलैंड ही था, ठीक है। सो कहाँ पर पड़ेगा गलापागोस, जस्ट अ मिनट, ये देखो ये आपका क्या है, लिथियम ट्रायंगल है ना। सो दिस वन फ्रेंच गुयाना, अगर आपको याद आ रहा होगा, कोरुवू यहाँ पे आपका स्पेस स्टेशन है। कैन इज़ वेरी फेमस, कैन इज़ फेमस फॉर योर पेपर, ठीक है। सो ये भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। दिस वन इज़ योर गलापागोस आइलैंड, इट इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इक्वाडोर, ठीक है। सो गलापागोस आइलैंड इज़ वेरी फेमस वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन मेनलैंड ऑफ इक्वाडोर, होम टू यूनिक स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स यहाँ पे मिलती हैं, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ मिलेंगे, वेल्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। टर्टल्स, बर्ड्स, फिशेस, इनका साइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए फेमस है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अमेजॉन रिवर बेसिन, ठीक है। आपको दिख रहा है ये आपका सारा अमेजॉन रिवर है। अगर आप चाहो तो मैं आपको फिजिकल मैप भी दिखा देती हूँ। सो ये है आपका फिजिकल मैप, आगे है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो दिस वन इज़ योर फिजिकल मैप। अच्छा, जब भी आप पढ़ोगे ना मैप, फिजिकल पॉलिटिकल को साथ साथ में रख के भी पढ़ोगे तो इनिशियली आपको हेल्प होगी, तो इस मैप से आपको ज़्यादा बेटर हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। सो ये आपका गलापागोस आइलैंड हो गया, मैंने करवा लिया। अब बात करते हैं अमेजॉन रिवर की। सो अमेजॉन रिवर, मैंने कहा था कि अमेजॉन रिवर जो है, एक चीज़ और याद रखना, अमेजॉन रिवर इज़ एक्चुअली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो अमेजॉन का जो वॉल्यूम है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। हाउएवर इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर रिवर नाइल। तो रिवर नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मैंने आपको पहले भी बताया था कितनी किलोमीटर है ना। और लार्जेस्ट रिवर का मतलब हमेशा क्या होता है, ये होती है वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम ऑफ रिवर दैट इज़ देयर, ठीक है। सो ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ऑफकोर्स एंडीज़ माउंटेन के पास से इसका क्या होने वाला है, ओरिजिन हो रहा है। और ये एम्प्टी कहाँ पे हो रही है, देखो ब्राज़ील में, ठीक है। सो माउथ ऑफ अमेजॉन इज़ नियर ब्राज़ील। किस ओशन में जा रही है, दिस इज़ नथिंग बट द अटलांटिक ओशन। ये वाला पैसिफिक है, ये आपका अटलांटिक है, तो अटलांटिक ओशन में ये क्या हो रही है, एम्प्टी हो रही है, ठीक है। एंड इट इज़ अराउंड 6500 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। फ्लोज थ्रू पेरू, ब्राज़ील होते हुए, पेरू से होते हुए बिल्कुल इस तरीके से ये आपका अटलांटिक ओशन में एंटर करती है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है मेडीरा, ये याद रखना, ये एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी। सो मेडीरा ट्रिब्यूटरी, ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सो मेडीरा ट्रिब्यूटरी इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द अमेजॉन रिवर। बस इतना ही करना, इसमें और ज़्यादा मत करना, अगर वो फिर आपसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा, ठीक है। सो मेडीरा ट्रिब्यूटरी याद कर लो, और अगर एक याद करना तो नेग्रो याद कर लो, ठीक है। ये दो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो दोनों याद कर लो, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसकी, ये आपकी अमेजॉन रिवर की, ठीक है। द बेसिन इज ऑल्सो कवर्ड विद डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विच इज़ लोकली नोन एज सेल्वास, ठीक है। सो सेल्वास याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्वास। सो सेल्वास जो है वो कुछ नहीं है, वो एक डेंस
आपका रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है जिसका नाम है सेल्वास। तो ये वाला जो रीजन है ये आपका सेल्वास वाला रीजन है, ठीक है। सो दिस इज नियर दिस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है इसीलिए, ठीक है। सो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का ये पार्ट है। और याद रखना कि अमेजॉन बेसिन में ही, रिवर बेसिन में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाला रीजन भी है। सो यहीं पर वर्ल्ड में सबसे पहले रबर की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। सो रबर की डिस्कवरी भी सबसे पहले अमेजॉन रीजन में ही हुई थी। कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा यहाँ से भी आया है। तो याद रखना कि रबर वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इट्स वाइल्ड स्टेट एज पैरा रबर इन द अमेजॉन बेसिन, ठीक है। सो किस फॉर्म में हुआ था? पैरा रबर के फॉर्म में हुआ था अमेजॉन बेसिन से। ये प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट है, इसीलिए इनका प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड स्पीशीज़ अवेलेबल है। एक बार ये फॉरेस्ट खत्म हो गए तो जितनी भी इनकी वाइल्ड स्पीशीज़ अवेलेबल है, अगर उसके बाद अगर कहीं और अगर रबर खत्म हो गया तो आप सोर्स कहाँ से करोगे? आज अगर वर्ल्ड में कहीं और पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो आप रबर यहाँ से सोर्स कर सकते हो, बट अगर यही चले गए तो ये एक्ट कर रहे हैं कैसे? जीन बैंक की तरह एक्ट करते हैं ये, ठीक है। सो इसीलिए रेन फॉरेस्ट का कॉन्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया। सो ये दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ठीक है। रिवर अमेजॉन है, यहाँ पर देखो इस तरीके का डेंस फॉरेस्ट है। सो दिस इज़ इट। मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में करवाऊँ। मैं आपको कंटेंट सिर्फ मैं आपको बोल के बता रही हूँ, बट मुझे आपको एग्जैक्टली विजुअलाइज करवानी है चीज़ें, ठीक है। अब हमारा अमेजॉन रिवर हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका होमवर्क क्या है? आप अमेजॉन रिवर को क्या करोगे? कोरिलेट करोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को ये क्या कर रही है, ये कैचमेंट एरिया इसका कौन कौन सी कंट्रीज़ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये करोगे आप लोग। सेकंड रिवर सिस्टम है जिसका नाम है पराना रिवर सिस्टम। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द पराना रिवर, ठीक है। ये आपका पराना रिवर है। देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है यहाँ पे। पराना रिवर एक्चुअली ब्राज़ील, परुग्वे एंड अर्जेंटीना। तो ये पराना, ये देखो ये आपका कौन सा है? अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और आपका ब्राज़ील है। तो 3 कंट्रीज से होकर के जा रही है। इट फ्लोज थ्रू ब्राज़ील, पराग्वे एंड अर्जेंटीना, ठीक है। सो ये 3 जगह पे है और इसका याद रखना कि ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन पराग्वे एंड ब्राज़ील। सो ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में नेचुरल बाउंड्री कौन फॉर्म कर रही है? ये फॉर्म कर रही है आपकी रिवर पराना, ठीक है। सो पराना रिवर याद रखेंगे हम लोग। 3 कंट्रीज़ यहाँ पर है, कौन कौन सी? अर्जेंटीना, पराग्वे और आपकी ब्राज़ील। क्या याद हो जाएगा? ये आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखना कि पराग्वे रिवर में नॉट पराग्वे, पराना रिवर सिस्टम ब्राज़ील और इसके बीच में हो गया। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इग्वाजो वाटरफॉल जो है वो आपका पराना रिवर में है। तो इग्वाजो वाटरफॉल आपका कहाँ पर है? पराना रिवर में है। तो ये वाली चीज़ मैं कहीं पर नोट कर देती हूँ। इग्वाजो वाटरफॉल, ठीक है। ये लार्जेस्ट वाटरफॉल, लार्जेस्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज लोकेटेड वेयर? इन द पराग्वे, नॉट पराग्वे, पराना रिवर, ठीक है। तो पराना रिवर आपको याद रखना है, भूलेंगे नहीं। इसके बाद थर्ड रिवर आती है आपकी ओरिनको। ओरिनको याद आ रहा है? मैंने बताया था कि फ्यूल, ठीक है, क्रूड ऑयल वाला रीजन। तो ओरिनको रिवर बेसिन में ही आपको बेसिकली आपके पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो कहाँ पर मिलेगा? ये वाला रीजन देखो, गयाना हाईलैंड है, गयाना हाईलैंड वाले रीजन में है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक मिलती है लानोज, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये लानोज जो है ना, ये आपकी सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन है। सवाना ग्रासलैंड याद आ रहा था? सो लानोज जो है वो आपकी सवाना वेजिटेशन है, ठीक है। सो सवाना वेजिटेशन लानोज इज़ फाउंड हियर, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। ओरिनको रिवर गयाना हाईलैंड के पास में मिलेगी जहाँ पे आपको सवाना लाइक वेजिटेशन भी मिलता है। और याद रखना कि इस रिवर पे एंजल फॉल लोकेटेड है, ठीक है। सो एंजल फॉल इज लोकेटेड ओवर द ओरिनको रिवर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। सो एंजल फॉल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है आपका ओरिनको रिवर पे। क्लियर? ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो एंजल फॉल आपकी ओरिनको रिवर के ऊपर लोकेटेड थी। अब बात करते हैं एंडीज़ माउंटेन सिस्टम की। तो अभी हमने रिवर देख ली, मेजर हमने देखा एंजल फॉल, ओरिनको रिवर, हमने देखा अमेजॉन रिवर, हमने देखा पराना रिवर। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इतना इनफ है, ठीक है।
इसके बाद में एक और रिवर ये लोकेट कर लेना, कोलोराडो रिवर को भी लोकेट कर लेना, ठीक है। कोलोराडो, बस ये 4 कर लोगे तो हो जाएगा। कोलोराडो, सैलाडो इसका ट्रिब्यूटरी है, तो कोलोराडो रिवर, और उसके बाद में आपका पराना रिवर सिस्टम, अमेजोन रिवर सिस्टम, और आपका ओरिनोको, ये 4 इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। अब बात करते हैं एंडीज़ माउंटेन की। सो एंडीज़ माउंटेन जो है वो आपका कहाँ कहाँ पर है, देखो एंडीज़ माउंटेन साउथ अमेरिका की सबसे पहले जब भी आप माउंटेन सिस्टम देखोगे तो हाईएस्ट पीक देखोगे, तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट अकांकागुआ, सॉरी माउंट अकांकागुआ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ योर साउथ अमेरिका, ठीक है। ये आपका फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। एंडीज पूरा का पूरा क्या है, फोल्ड माउंटेन का सेट है। यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, साउथ अमेरिका प्लेट, नास्का प्लेट, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, सबडक्शन हो रही है ना। सो इसके कारण फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुआ था। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाउंड्री में फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, याद अगर आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माउंट अकांकागुआ का हाइट बहुत ज़्यादा है, और ये एशिया के बाहर सबसे बड़ा आपका क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक भी है, ठीक है। सो माउंट अकांकागुआ ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कि अकांकागुआ को इट इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो, तो ये फोल्ड भी है, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये एंशियंट टाइम में ये आपका वोल्केनिक माउंटेन भी था, तो इसलिए ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में एंडीज़ माउंटेन में कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो देखो एंडीज़ माउंटेन वेनेजुला से स्टार्ट हुई, वेनेजुला, उसके बाद में आपकी आई कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में इक्वाडोर वाला रीजन, उसके बाद में पेरू वाला रीजन, ठीक है। अगर आपको मैप अच्छे से समझ में आया तो रटने की जरूरत नहीं, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, देखो यहाँ से शुरू हुआ ना, सो मैं यहाँ से देख रही हूँ आपकी इस ईज़ के लिए। टेक्निकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू शुड बी आइडेंटिफाइंग द, यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा ये वेनेजुला है, ये आपका कोलंबिया है, ठीक है। सो वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और इसके बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, बोलीविया वाला रीजन, ठीक है। सो बोलीविया रीजन, चाइल रीजन, अर्जेंटीना रीजन, ठीक है। सो बोलीविया, चाइल एंड अर्जेंटीना 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। सो आपका कौन कौन सा, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चाइल एंड अर्जेंटीना, ये कंट्रीज़ में एंडीज़ माउंटेन सिस्टम अवेलेबल है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अच्छा, इसमें याद रखना, एक और चीज़ याद रखना कि एंडीज़ माउंटेन सिस्टम में ना 2 टाइप्स की ये रेंजेस चलती हैं। रेंजेस का नाम क्या है, रेंजेस का नाम है, एक है, जस्ट अभी के लिए याद रख लो, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल एंड कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, बस ये अभी के लिए, बस मैं जो बोल रही हूँ बस उतना याद रखना, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर, ये 2 रेंजेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहीं पर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो हैं वो आपके माउंटेन्स, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बोराज़ो, ये दोनों आपके कौन से हैं, वोल्केनिक माउंटेन है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सो माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्बोराज़ो, ये दोनों आपके इक्वाडोर वाले रीजन में पड़ते हैं, और ये आपके वोल्केनिक माउंटेन है। और एक और याद रखना कि एक माउंटेन है माउंट ओजस डेल सैलेडो, ठीक है। सो माउंट ओजस डेल सैलेडो, इट इज़ एक्चुअली कहाँ पे है, रुको एक मिनट मैं लिख देती हूँ, माउंट ओजस डेल सैलेडो, इट इज़ द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है, इन द अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना वाले रीजन में आपको माउंट ओजस डेल सैलेडो मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका अर्जेंटीना में है, और ये हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है किसका, योर अर्जेंटीना का। तो ये भी याद रखेंगे। तो 3 माउंटेन याद रखने हैं जो वोल्केनिक है, कोटोपैक्सी, चिम्बोराज़ो एंड ओजस डेल सैलेडो, तो ये वाला भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एंडीज़ में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ये सारे थे, ठीक है। अर्जेंटीना चाइल वाले बॉर्डर में आपको मिलेगा कौन सा, ओजस डेल सैलेडो, आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ आपका माउंटेन सिस्टम भी हो गया। इसके बाद में और कुछ बचता है क्या, या हाँ, गुयाना, इसके बाद बात करते हैं हम लोग गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड कौन सा था, ये वाला था, ठीक है, गुयाना हाईलैंड। सो गुयाना हाईलैंड जो है ये आपका कहाँ पे था, ओरिनोको रिवर बेसिन के आसपास वाला रीजन है। सो गुयाना हाईलैंड यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका टेबल टॉप जैसा आपका क्या है लोकेशन है। देखो ये आपका माउंट अकांकागुआ हो गया, ये आपका रेन फॉरेस्ट हो गया, दिस इज़ योर गुयाना हाईलैंड, ठीक है। सो यहीं पर आपके एंजल फॉल वगैरह लोकेटेड है। सो गुयाना आइलैंड में आपका एंजल फॉल लोकेटेड है, और ये आपका टेबल टॉप जैसा ये माउंटेनियस सिस्टम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है बट स्टिल हाईलैंड है, इसका मतलब यहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा है, ठीक है। सो गुयाना हाईलैंड ये वाला आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ये देखो आपको दिख रहा है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है। सो ब्राज़ीलियन हाईलैंड अगेन इट इज़ एन हाईलैंड रीजन, और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, वर्ल्ड फेमस आपको कंपोज मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आपको दिख रहा है ये आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ठीक है। सो कंपोज यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो कंपोज क्या है, ये कंपोज इंपॉर्टेंट है। कंपोज इज़ नथिंग बट इट इज़ एक्चुअली सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। सो दिस इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है। अब बात करते हैं डेजर्ट, कौन कौन से डेजर्ट है आपके साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में देखो यू हैव
पैटागोनियन डेजर्ट है, पैटागोनियन माउंटेन सिस्टम वाला रीजन है। इसके बाद में आपका अताकामा डेजर्ट है, ठीक है। सो अताकामा डेजर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव अताकामा डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट है, चाइल्ड वाले रीजन में। यहीं पे आपका अरिका वाला था, ठीक है, पॉइंट याद आ रहा है, एज ऑफ अताकामा डेजर्ट विच इज़ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट है ये, एंड यहीं पे आपका अरिका अवेलेबल है। एंड अताकामा डेजर्ट इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स बहुत मिलते हैं, यहाँ पे कॉपर रिजर्व्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, गोल्ड, कॉपर, नाइट्रेट एंड सल्फर। तो नाइट्रेट एंड सल्फर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो याद रखना अताकामा डेजर्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो मिनरल रिच है ये बहुत ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं पंपास। अगर आपको दिख रहा है मैप में, सो दिस इज़ नथिंग बट द पंपास। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड, बट इसका लोकेशन देखो, ये आपके कौन से वाले रीजन में है, ये आपका उरुग्वे अर्जेंटीना वाले रीजन में है, ठीक है। लैटिट्यूड कितना है आपका, टेम्परेट वाले रीजन में जा रहा है ये, तो ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। सो पंपास इज़ नथिंग बट द टेम्परेट ग्रासलैंड। आई होप याद रखेंगे आप ये टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। सो टेम्परेट ग्रासलैंड है, और ये आपका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चर रीजन है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, वीट की कल्टीवेशन भी होती है, ग्रेन्स और बीफ, यहाँ पे रैंचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो एनिमल रियरिंग भी होती है, और बीफ के लिए भी फेमस है, ग्रेन्स के लिए भी। अच्छा, यहीं पे याद रखना, पंपास में एक स्पेशल टाइप की ग्रास ग्रो की जाती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा ग्रास इज एक्चुअली ग्रोन इन द पंपास रीजन, ठीक है। सो इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस ग्रास का यूज़ क्या होता है, कमर्शियल ग्रेजिंग में इसका यूज़ होता है, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड इन द कमर्शियल ग्रेजिंग, ठीक है। सो कमर्शियल ग्रेजिंग में इसका यूज़ होता है। इसके बाद आता है आपका क्या, पैटागोनियन प्लेटू, ठीक है। सो पैटागोनियन डेजर्ट भी बोल सकते हो। सो यहाँ पे आपका पैटागोनिया रीजन, क्यों, एंडीज़ के, ये देखो ये एंडीज़ है, ये वाला आपका रेन शेडो रीजन है। सो बिकॉज ऑफ द रेन शेडो रीजन ऑफ द एंडीज़, इट इज़ हैविंग व्हाट, इट इज़ हैविंग द योर डेजर्ट लाइक कंडीशन। कहाँ पे आपका, पैटागोनिया वाले रीजन में, अर्जेंटीना का है, ठीक है। सो अर्जेंटीना में है, और यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। और एक और चीज़ याद रखोगे कि ये वेस्टर्ली है, ये जो एरिया है देखो 45 वाला रीजन है, मतलब यहाँ पर वेस्टर्लीज के कारण रेनफॉल हो रही है। 45 में वेस्टर्ली होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में ट्रेड विंड होती है, तो ये ऑन शोर होती है कहाँ पे, यहाँ पर एंडीज़ वाले रीजन में ऑन शोर होती है। तो चाइल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कर लेगी, बट जैसे ही, और क्योंकि यहाँ पे माउंटेन है तो ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट होने वाला है एयर का, तो जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो रेन शेडो रीजन आपका पैटागोनिया अर्जेंटीना वाला पार्ट आ जाता है। सो दैट इज़ वाई हियर यू आर हैविंग व्हाट, यू आर हैविंग द डेजर्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। इससे ज़्यादा एग्जाम में आएगा भी नहीं, जितना मैंने करा दिया है इट इज़ मोर देन इनफ। याद, अच्छा ये भी याद कर लेना, माउंटेन जो था ओजस डेल सेलेडो याद कर लेना, कोटोपैक्सी एंड योर चिम्बराजो, ये दोनों माउंटेन, और अकांकागुआ हाईएस्ट पीक है, आपको ये भी याद करना है। सो ये वाला आपका हो गया, ठीक है। सो एंजल फॉल कहाँ पे था, गियाना हाईलैंड, ओरिनोको रिवर के ऊपर में था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ, ये है आपका एंजल फॉल का लुक, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिवीजन के लिए है, देखो ये आपका नदर्न, सबसे नदरली पॉइंट कौन सा है आपका, 12 डिग्री नॉर्थ में है, साउथ में ये है, ईस्टर्नली आपका ये है, वेस्टर्नली आपका कौन सा था, गलापागोस आइलैंड मैंने आपको बताया, लेक टिटिकाका मैंने आपको बताया, यहाँ पे लेक मरेकैबो है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है, अर्जेंटीना में मिलता है, ठीक है। ड्राइएस्ट प्लेस अरिका वाले रीजन में मिलता है आपको। हाईएस्ट पॉइंट आपका माउंट अकांकागुआ है। लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर टेम्परेट रीजन में आपका अर्जेंटीना में है, ठीक है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड यहीं पे आपका, यहाँ पे पंपास मिलेंगे, सेल्वास मिलेंगे, कॉम्पोज मिलेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आई होप अब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड if you want me to continue this series so please join in the course and I hope that आपको एक भी आउंस का रिग्रेट नहीं होगा इसे ज्वाइन करके। आई होप मैं आपको सारे का सारे जितने भी डाउट्स थे क्लियर कराने में सक्सेसफुल रही हूँ। एंड कीप इंजॉइंग, कीप रिवाइजिंग, इवन इफ़ यू आर नॉट ज्वाइनिंग इट, मैंने आपको जिस फ्लो में पढ़ना बताया है ना, वो फ्लो मेंटेन कर लोगे। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको रेडीमेड मिल रहा है, देखो बात तो यही है ना, एफर्ट कम लगेगा। बट अगर नहीं भी कर रहे हो तो घबराने की बात नहीं, इन सब पॉइंट्स में अगर आप देख लोगे तो आपका हो जाएगा। मेरा टारगेट बस ये था कि सब एक प्लेस में आपको करवा दूं, लेकिन जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी तब मैं आपको सेपरेट रिवीजन करवाने वाली हूँ, ठीक है। सो यू हैव मैप। तो अभी देखो हमने क्या क्या किया, हमने साउथ अमेरिका किया, लैटिट्यूड देख लिया हमने, क्लाइमेट, टेम्परेचर, फॉरेस्ट भी देख लिया, टाइम जोन भी देख लिया, कंट्रीज, जोग्राफिकल एरियाज देख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में प्लेटू, प्लेन, माउंटेन, ग्रासलैंड हमने देख लिया, स्ट्रेट, इस्थमस, इसमें इस्थमस का उतना कुछ था नहीं, स्ट्रेट हमने देखा, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज देखा, ओरिजिन, माउथ, वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल देखा, बेस वगैरह में आपका जो कैरिबियन रीजन में है वहाँ पर आ जाएगा, सीज हमने देख लिया,
लेक सराउंडिंग कंट्रीज़, ठीक है, ओशन करंट, पेरू करंट के बारे में बात हुई, आइलैंड, फाकलैंड आइलैंड, गलापागोस, इस सब के बारे में, ठीक है। देन आपका ओशंस, डीपेस्ट पॉइंट ये इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशन में इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पिक देख लिया, ड्राइएस्ट प्लेस, वेटेस्ट प्लेट देख लिया। वैलीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मैंने आपको गोल्ड वगैरह वाला बताया जो, ठीक है। कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन अभी फिलहाल नहीं है, वेनेजुला में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, सो वो याद रख लेना आप लोग, वेनेजुला वॉज फेमस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड फाइनली लैंड लॉक कंट्रीज, इसमें एक बार लास्ट ये बचा हुआ है तो ये भी देख लो। लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी है भाई बताओ, यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यू हैव पराग्वे और यू हैव बोलीविया, सिर्फ ये 2 कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। सो विद दिस योर साउथ अमेरिका इज ओवर। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी सीइंग यू, ठीक है, आई विल सी यू, आई विल मीट यू विद, आई विल सी यू कवरिंग द नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।